हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए, आज के सेशन में हम आपको कुछ भी पढ़ाने वाले नहीं हैं। आज का सेशन बिल्कुल मोटिवेशन का सेशन है। आज हम लोग सिर्फ आपको मोटिवेट करने का काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन क्या है हमारे पास, मोटिवेशन सेशन। क्योंकि हम काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि अभी बच्चों का पेपर ऊपर चल रहा है और पेपर आने वाला भी है, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे पेपर को लेकर के, एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा टेंशनाइज हो जाता है, काफ़ी प्रेशर फील करता है कि यार इतना सिलेबस है, इतने कम समय में कैसे कवर होगा। तो आपको कुछ भी टेंशन लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है। बिल्कुल आज का सेशन आप अच्छे से अटेंड करो, बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहो। डेफिनेटली आपका एकदम बिल्कुल सारा टेंशन हम खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो एकदम ध्यान से वीडियो को देखना है। और जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं। देखिए, स्टूडेंट क्या होता है? स्टूडेंट 3 कैटेगरी के होते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा, हमेशा लाइफ में देखिएगा, या वैसे भी देखिए, आप अपने स्कूल में भी, अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी कहीं भी पढ़ते हैं, तो आप देखिएगा हमेशा फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप में, तो आपको 3 कैटेगरी के स्टूडेंट मिलेगा। 3 कैटेगरी का आपको स्टूडेंट देखने को मिलेगा। एक तो ऐसा स्टूडेंट होगा, हमेशा देखिएगा अक्सर अपने फ्रेंड वगैरह में, कि कुछ फ्रेंड आपके ऐसे होंगे जो जस्ट पास होना चाहता है। यार बस पास हो जाए, पेपर क्लियर हो जाए, टेंशन खत्म, बस हमें पास होने से मतलब है, किसी तरह डिग्री मिल जाए, या किसी तरह मैं 10th क्लियर हो जाऊं, किसी तरह 12th पास हो जाऊं, बस उसके बाद तो हमें अपना बिजनेस चलाना है। तो ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जस्ट वांट टू पास ओनली, जिसको केवल, जिसका ड्रीम है केवल बस पेपर पास होना है, एग्जाम पास करना है, दैट्स इट। उसके अलावा उसका कुछ भी मोटो नहीं होता है। तो मैं ऐसे लोगों के लिए सजेशन देना चाहता हूं कि जो लोग भी केवल पासिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सोचते हो, वो बहुत ही सिंपल है कि आपको क्या करना है। देखिए, जो भी सिलेबस होता है आपका, ठीक है, मान के चलिए अगर आपको 10 चैप्टर आ रहा है, तो 10 चैप्टर में से बिल्कुल क्या करना है, आपको कोशिश कीजिए। देखिए, किसी भी पेपर में, किसी भी एग्जाम में क्वालिफाइंग मार्क्स अराउंड मैं समझता हूं 40% के आसपास होता है। तो अगर 10 चैप्टर आपका सिलेबस है, तो उसमें से 4 चैप्टर को आप अच्छे से तैयार कर लो। यानी कि जितने चैप्टर, उसका उतना परसेंट। जैसे अगर पासिंग मार्क्स हमारे पास 40% है, तो 40% सिलेबस को कवर कर लो। अगर आप 40% सिलेबस को अच्छे से कवर करके चले जाते हो, तो आपको पासिंग होने से कोई नहीं रोक सकता है। वेरी सिंपल, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। तो कहने का मतलब, अगर देखो आप पास तो होना चाहते हो, लेकिन आप सोच रहे हो यार पूरा सिलेबस कवर करें, तो फिर कभी पास नहीं हो पाओगे। तो रीज़न हमेशा क्या होता है कि सिलेबस जो होता है ना, वो पार्टिकुलर एग्जाम से पहले आप अपना डिसाइड कर लीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आपने पहले से कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, तो एग्जाम के टाइम में बिल्कुल एकदम तोप नहीं चला पाओगे, यानी कि एकदम से जल्दी कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पेपर से पहले बिल्कुल सेलेक्टेड पोर्शन को स्टडी करना है। एकदम अपना सिलेबस डिसाइड कर लीजिए कि हमें इतने पोर्शंस को कंप्लीट। और देखिए, कभी भी जो भी पढ़ते हो उसको परफेक्शन के साथ पढ़ो। अगर आप उन सारे चीज़ों को अच्छे से तैयारी करके जाते हो, तो डेफिनेटली आप पेपर में पासिंग मार्क्स को क्या करोगे, स्कोर कर लोगे। हो सकता है पासिंग से ज़्यादा भी स्कोर कर लोगे। दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट आपको अक्सर मिलेंगे, वांट टू स्कोर मार्क्स बिटवीन 60 to 70%। ऐसे कुछ स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जिसका ड्रीम होता है यार 60 to 70%। क्यों? क्योंकि उनका टारगेट होता है यार, लगभग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, लगभग सबका क्राइटेरिया 60 to 70% के बीच में होता है, ठीक है। चाहे आप इंजीनियरिंग में जाते हो, मेडिकल में जाते हो, एसएससी, बैंकिंग, बहुत सारे चीज़ होते हैं। तो कम से कम यार फर्स्ट डिवीजन तो चाहिए। 60 to 70% मार्क्स तो लगभग हर स्टूडेंट को चाहिए। तो ऐसे कैटेगरी के स्टूडेंट जो होते हैं, उनका ड्रीम ही यही होता है कि जस्ट 60 to 70% मार्क्स आ जाए, ताकि आगे फ्यूचर में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, बस अपना मौज मस्ती चलता रहे और अपना आगे की तैयारी भी होता रहे। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए मैं सजेशन देता हूं, देखो भैया, कुछ भी नहीं करना है, आपका जो भी सिलेबस है उसका 70% तैयार कर लो। आप पहले से अपना टारगेट तैयार कर लो ना। पेपर के पहले स्ट्रेस लेने का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, भड़क पालना ही नहीं है कि भैया 10 चैप्टर है तो पूरा 10 का 10 तैयार करो। अब पता चला 10 चैप्टर है, 10 का बर्डन लेकर के बैठे हुए हो, और पता चला उसमें से 2 चैप्टर भी आपका तैयार नहीं हो रहा है। तो ऐसा काम हम करें ही क्यों? पहले से ही हम अपना टारगेट क्यों नहीं डिसाइड कर लें कि बिल्कुल जितना पेपर में आने वाला है, जितना हम कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हो, पहले उसको अच्छे से तैयार कर लो। बस उसके आगे आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। या देखो, कितने लोग होते हैं कि सर 10 में से कौन सा 7 चैप्टर करें, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हर चैप्टर के अंदर जितना आप कर सकते हो उतना करो। ऐसा तो नहीं है कि हर चैप्टर के अंदर हर एक टॉपिक बहुत ही ज़्यादा टफ होगा। हो सकता है हर चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक होगा जो बहुत ही आसान होगा। तो सिंपल सा काम क्या करना है आपको, हर चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स होते हैं, जो आसान टॉपिक होते हैं, या तो आप आसान टॉपिक का एक लिस्ट इकट्ठा करो और उन सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करो। और नहीं कुछ समझ में आए ना, तो एक बार उसको पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, और उसको क्या करो, किसी ना किसी चीज़ से रिलेट कर लो।
एक इमेजिनेशन के जरिए उसको किसी ना किसी चीज़ से क्या कर लो, रिलेट कर लो, और रिलेट करने के बाद क्या करो ना, उसको लिख लो। अगर आप एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करने के बाद अगर 1 या 2 बार अगर आप लिख लेते हो ना, तो आपको उस पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप उसको जल्दी भूलोगे नहीं। तो ये एक टेक्निक है जिसके जरिए आप इजी टॉपिक को, इजी क्वेश्चंस को एक लिस्ट बना करके उसको तैयार करके आप इजीली क्या कर सकते हो, 60 से 70% मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। तो आपको इसमें कोई टेंशन भी लेना नहीं रहेगा, बर्डन भी नहीं रहेगा, और काम हमेशा टारगेट के हिसाब से किया करो। ऐसा नहीं है कि बर्डन लेकर के बैठे। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 1 घंटे का सिटिंग देना है, सर ने बोला कि 2 घंटे एवरेज पर डे पढ़ना चाहिए। अरे भैया, सर ने आपको एक सलाह दिया कि 2 घंटे पढ़ना चाहिए, बट ऐसा नहीं, वो डिपेंड करता है आपके कैपेबिलिटी के ऊपर। मान के चलिए कि आपको आज आप टारगेट लेकर के काम करो कि मान लो कि आपको सोचना है कि सर हमें 10 क्वेश्चन अभी तैयार करना है, तो आप ये टारगेट लेके बैठो कि हमें 10 क्वेश्चन तैयार करना है, और ये मत सोच के बैठो कि हमें 1 घंटे में। टाइम बाउंडेशन कभी भी मत लेके चलो। आप ये सोचो यार 10 क्वेश्चन जितना जल्दी हम तैयार कर लेंगे उतना फ्री हो जाएंगे। हो सकता है अगर आप हाई इंटेंशन के साथ, फोकस के साथ, अगर आपने अच्छे मान के चलो अच्छे से स्टडी किया पूरा हाई इंटेंशन के साथ, हो सकता है आप आधे घंटे के अंदर 10 क्वेश्चन को तैयार कर लोगे। तो अगर आप आधे घंटे के अंदर 10 क्वेश्चन को तैयार कर लोगे तो आपको 1 घंटा बैठने की क्या रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप टारगेट के अकॉर्डिंग काम करोगे तो आपको यह सोचना है जितना जल्दी हम वर्क को फिनिश करें, टेंशन फ्री, बस खेलने चलना है। तो मैं कभी भी किसी भी स्टूडेंट को यही सजेशन देता हूं कि लाइफ में हमेशा कभी भी टारगेट के अकॉर्डिंग काम करो। अपना टारगेट सेट करो कि भैया हमें इतने समय में इतने काम को करना है, और कोशिश करो जितना जल्दी काम को क्या करो, फिनिश करने का काम करो इंटेंशन के साथ। ऐसा नहीं कि पढ़ाई भी कर रहे हैं, चना भी खा रहे हैं और फिर टीवी भी देख रहे हैं, या ईयर में कान में लीड लगा करके गाना भी सुन रहे हैं, तो उसमें आपका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। पता चला जो चीज़ आप 10 मिनट में तैयार करते उसके लिए आपको आधा घंटा लग गया, 1 घंटा लग गया, तो वहाँ पे वेस्ट ऑफ टाइम है। वही फिर आपको क्या करेगा, इरिटेट करने का काम करेगा। फिर धीरे धीरे आपका स्टडी के प्रति, जब पढ़ने के लिए कोई कहेगा ना तो लगेगा कुछ काटने को दौड़ रहा है, आप वहाँ से दूर भागोगे। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत किया करो। जितना देर ही पढ़ाई करो बिल्कुल इंटेंशन के साथ पढ़ो, फोकस के साथ पढ़ो, हमेशा टारगेट लेके बैठो। जब भी बैठो तो सोच लो कि भैया इतना समय में हमको कितना काम करना है। अगर मान के चलो आपको 5 क्वेश्चन तैयार करना है तो बस ये दिमाग में रखना भैया 5 क्वेश्चन जितना जल्दी से जल्दी फिनिश करो, टेंशन खत्म। हो सकता है 20 मिनट में 5 क्वेश्चन तैयार कर लो, क्या जरूरी है 1 घंटे बैठने का, क्या जरूरी है 2 घंटे का सिटिंग देने का। उसके बाद अपना टीवी देखो, गाना सुनो, एंजॉय करो, जो करना है करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बस मेरा मोटो एक ही चीज़ है कि हमेशा आपको टारगेट के अकॉर्डिंग काम करना है। टारगेट के अकॉर्डिंग जिस दिन काम करना सीख जाओगे ना, लाइफ में कभी कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तीसरा कैटेगरी का जो स्टूडेंट होता है, वांट टू स्कोर ऑलवेज हाई मार्क्स। भैया कुछ कैटेगरी, ये कुछ ऐसे स्टूडेंट के कैटेगरी होते हैं जो बिल्कुल शुरू से ही उसका ड्रीम काफ़ी हाई होगा, नहीं भैया मुझे 90% ना। तो ऐसे स्टूडेंट को डेफिनेटली मैं कहता हूं कि अगर आप ऐसा ड्रीम रखते हो कि आपको 90%, तो डेफिनेटली ऐसे स्टूडेंट में देखोगे कुछ ना कुछ तो सिंसियरिटी भी होता है। तो ऐसे स्टूडेंट को तो सिस्टमेटिक पढ़ाई करने की 100% मैं रिकमेंडेशन करूंगा। मतलब उसको सिस्टमेटिक स्टडी करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट सिस्टमेटिक स्टडी यू कैन नॉट स्कोर 90+ मोर। क्योंकि 90% स्कोर करने के लिए आपको सिलेबस भी अच्छे से कवर करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली अगर आप ड्रीम 90% का देख रहे हो और सिलेबस आपका 40% कवर है, तो भैया कैसे पॉसिबल होगा। तो कहीं ना कहीं आपको वर्क करने की रिक्वायरमेंट है, फोकस करने का रिक्वायरमेंट है, इंटेंशन बढ़ाने का रिक्वायरमेंट है, और सिस्टमैटिक रेगुलरिटी के साथ स्टडी करने का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट 90+ देखना चाहते हैं उसके लिए तो थोड़ा सा आपको वर्कआउट ज़्यादा करना पड़ेगा, हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, फोकस बढ़ाना पड़ेगा, और सिलेबस को अगर टाइम रहते अच्छे से कवर करोगे तो 90% स्कोर करना कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। देखिए अगर आपके पास मान के चले 10 चैप्टर, मैं एक एग्जाम्पल के जरिए बता रहा हूँ, तो 90% स्कोर करने के लिए 9 चैप्टर, तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर हर चैप्टर का देखिए, कभी भी क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग होता है, कोई भी दुनिया का क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें से 20 to 15% ही आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन होता है। दैट मीन्स HOTS टाइप का होता है, जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होता है। रिमेनिंग जो 40% क्वेश्चन होता है वो एवरेज लेवल का होता है, और 40 क्या होता है, ईजी होता है। यानी कि 100, देखिए क्या है, 40% जो है वो ईजी कैटेगरी का होता है, 40% एवरेज होता है, और 20% जो है वो क्या होता है, HOTS होता है, यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, जो कि थोड़ा टफ होता है। तो अगर आप इस 20% को छोड़ भी देते हो तो पहले इजी और एवरेज को तैयार करो ना। अगर आपने इजी और एवरेज को अच्छे से तैयार कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपका जो टफ वाले क्वेश्चन है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर तो आप ऐसे भी दे दोगे।
तो मान लेते हैं अगर इसमें से 10% भी स्कोर कर ले तो 90% तो आपका वैसे भी बन गया। तो मेन क्या होता है कि जो लोग भी 90% का ड्रीम देखते हो, प्लीज़ मैं एक ही चीज़ रिकमेंडेशन करूंगा कि आपको बहुत ही सिंसियरिटी के साथ, फोकस के साथ, इंटेंशन के साथ स्टडी करने की रिक्वायरमेंट है। विदाउट फोकस के साथ, इंटेंशन के साथ स्टडी किए बगैर आप 90% नहीं ला सकते हो। ठीक है, चलिए, तो उसी तरह से देखिए लाइफ में आपको इंसान भी 3 कैटेगरी के मिलेंगे। ये बड़ा मतलब मैं सोच रहा था यार क्या, जैसे देखो 3 कैटेगरी, मैं ये अक्सर कहता हूँ, जैसे आप अपने दोस्त में भी जाते हो तो आपको अक्सर बहुत टाइप के दोस्त देखने को मिलेंगे, फ्रेंड। तो मैं इसी को कह रहा हूँ कि 3 काइंड ऑफ पीपल, यानी कि आप जीवन में नॉट, अभी तो स्टूडेंट हो तो आप फ्रेंड को देख रहे हो, लेकिन जब आप पारिवारिक जीवन में आओगे, दैट मीन्स जब आप मैरिड हो जाओगे, जब आप वर्किंग प्लेस पे जाओगे, तो वहाँ पे वो स्टूडेंट तो नहीं होगा, उसको हम लोग कहेंगे। यानी कि जीवन में अक्सर आपको हमेशा 3 काइंड के लोग देखने को मिलेगा। एक तो ऐसा मिलेगा जो बिल्कुल ही नेगेटिव थॉट रखेगा, यानी कि हमने लिख दिया हूँ कि हैविंग नेगेटिव थॉट, उसके पास केवल नेगेटिव ही नेगेटिव। अगर आप उसको कुछ भी कहोगे, अरे तेरे से नहीं होगा भाई, तेरे बस की बात ना है, फलना तो किया नहीं, तुम कैसे करोगे। यानी कि पता नहीं क्या होता है कि मुझे लगता है कि कोई वो उसको ऑथोरिटी तो नहीं दिया है कि पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में जितने भी नेगेटिव थॉट्स है उसका वो लिस्ट ही बना करके रखेगा। अगर आप उसको कुछ भी कहोगे ना तो वो बस दिखा देगा कि देखो ये किया, तू कहाँ से करेगा। तो मतलब उस ऐसे लोगों से आप बच के रहो। मतलब उसका काम ही है खाली हर चीज़ में नेगेटिव चीज़ को ढूंढना, नेगेटिविटी को निकालना। तो आप लोग ऐसे लोगों से दूर रहो, बट ऐसे लोग आपको मिलेंगे, अक्सर मिलेंगे। अगर आप उससे संपर्क नहीं भी बनाना चाहोगे ना तो अपने आप आपके संपर्क में आ जाएंगे। तो आपको जज करना है कि ऐसे लोगों को से दूर ही बनाए रखे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। दूसरा कैटेगरी का आदमी क्या मिलता है, हैविंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव। कुछ ऐसे भी मैक्सिमम लोग ऐसे मिलते हैं जिसके पास नेगेटिव पॉजिटिव दोनों थॉट होता है। मतलब इसका कोई क्लियर कट विजन नहीं होता है। वो नेगेटिव, मतलब देखो लाइफ में मैं समझता हूँ इंसान को क्लियर कट विजन रखना चाहिए। अगर मुझे ये करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, दैट्स इट। ऐसा नहीं करूँ नहीं करूँ, कभी भी लाइफ में कंफ्यूज मत रहो। क्योंकि इस कैटेगरी के जो लोग होते हैं जिसके पास नेगेटिव पॉजिटिव दोनों थॉट होता है, ये लोग अक्सर अपने आप में कंफ्यूज रहते हैं। ये तो खुद कंफ्यूज हैं और दूसरे को भी कंफ्यूज करने का काम करते हैं। तो लाइफ में कभी, जैसे कहता है ना कि कभी भी नदी में 2 नाव पे पैर नहीं रखना चाहिए, 2 नाव पे पैर नहीं रखना चाहिए। क्योंकि एक नाव अगर उधर चला गया और एक नाव हल्का सा भी इधर चला गया तो आप बीच में ही गिरोगे। कम से कम एक नाव पे रहोगे तो भवसागर तो पार कर जाओगे। कितने लोग सोचता है यार इस पे भी, ये भी काम कर लूँ, ये भी काम कर लूँ। भैया अगर आप ऐसा सोचते हो तो कहीं ना कहीं वो रिस्की हो जाता है। हो सकता है आपको अचीवमेंट उसमें मिल भी जाए, बट उसकी चांसेस बहुत कम होता है। तो लाइफ में एक सॉलिड डिसीजन होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। कभी भी ऐसा नहीं 2 नाव पे पैर रख के चलना है। भैया अगर गलती से एक नाव स्लिप कर गया ना तो आप बिल्कुल सागर पार भी नहीं हो पाओगे, सीधे बीच में नदी में ही डूबोगे। बचने का कोई वहाँ पे उपाय नहीं है। ठीक है, तो तब मेरा कहने का मतलब है सिर्फ यहाँ पे थॉट से मतलब है, यानी कि सोच से मतलब है। तो जीवन में कभी भी कंफ्यूज मत रहो। जो भी विजन रखना है, जो भी करना है, क्लियर कट रहो कि ये करना है तो करना है, दैट्स इट। लाइफ में कभी भी कंफ्यूजन को मत रखो। तीसरा कैटेगरी का आदमी होता है हैविंग ओनली पॉजिटिव थॉट। ये इस कैटेगरी का आदमी आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। जो बिल्कुल, आप अगर ऐसे लोगों के संपर्क में आओगे ना तो आप जो एकदम बिल्कुल आपको इतना वो बूस्ट कर देगा, आपको उससे मिलके ऐसा लगेगा यार नहीं, आई कैन डू इट। जैसे आपने मेरे ख्याल से, मैं समझता हूँ शिव खेरा जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अभी रिसेंटली क्या पिछले 2 साल से हम लोग भी देख रहे हैं कि एक बहुत ही फेमस टीचर हैं हमारे इंडिया के अंदर, जो कि पटना के हैं, खान सर, बहुत ही फेमस हैं। आप देखिए खान सर का कोई भी वीडियो देख लीजिए या कोई भी लेक्चर देखिए, वो बच्चों को मोटिवेट बहुत करते हैं। यस, यू कैन डू इट। कहने का मतलब क्या है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हाँ तुम कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो ऐसे लोग क्या होते हैं ना, अगर आप इनसे कुछ भी पूछोगे ना तो हमेशा एकदम उसमें से वो खाली पॉजिटिविटी को ही आपको दिखाएंगे। तो ऐसे लोगों के संपर्क में आओगे ना तो आपके अंदर से एक पॉजिटिविटी आएगा, यानी कि उनसे मिल करके आपको इतना, आपको कहीं ना कहीं एक एनर्जी मिलेगा कि आपको लगेगा यस हम ये चीज़ को कर सकते हैं। तो हमेशा कोशिश करो लाइफ में जितना हो सके पॉजिटिव थॉट रखने वाले लोगों के कंसल्ट में रहो, क्योंकि वो लोग एक तो सपोर्टिव नेचर के भी होते हैं, उनका विजन भी क्लियर होता है, थॉट भी क्लियर होता है, और वो आपको
सपोर्ट भी करेंगे। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो नेगेटिव सोच ना खुद रखते हैं, और तो ऑब्वियसली जो खुद नहीं रखता है वो उसके संपर्क में अगर कोई दूसरा आएगा तो दूसरा को कैसे देगा लेकर के। तो कोशिश करना चाहिए अपना फ्रेंड सर्कल ऐसे बनाओ जिसके अंदर जितने भी आपके फ्रेंड हो वो बिल्कुल क्लियर कट विजन वाले हो, उनका सोच अच्छा हो, दैट मीन्स सोच पॉजिटिव हो। लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी आप देखिए रिसेंटली में बहुत सारे मोटिवेशन, बहुत सारे, जैसे सोनू शर्मा जी का नाम आप ले लीजिए। सोनू शर्मा जी भी बहुत फेमस हैं, कॉरपोरेट ट्रेनर भी हैं, और ये मोटिवेशन में इनका अच्छा एक बहुत ही रुतबा है। तो मतलब ये लोग जो है बहुत अच्छा, बहुत मोटिवेशन में, मतलब क्या बताएं, इन लोगों का हम भी काफ़ी सारे वीडियो इन लोगों का देखे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को एनर्जी लगा, यार नहीं मैं कर सकता हूँ। देखिए लाइफ में कभी कभी लोग फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कुछ ऐसे मोमेंट, कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं जो जिसमें इंसान फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है, तो वहाँ पे ये मोटिवेशन जो होता है ना बहुत। अब देखिए कुछ लोग कहा जाता है ना, एक पल में इंसान का ज़िंदगी बदल जाता है। कुछ ऐसे पॉजिटिव लोग होते हैं, कुछ ऐसे मोटिवेटेड लोग होते हैं जिनके संपर्क में आओगे ना तो आपका जीवन बदल जाएगा। तो इसलिए हम समझते हैं लाइफ में इंसान को हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए, और कोशिश कीजिए पॉजिटिव लोगों के संपर्क में ही रहिए, ताकि आपका विजन क्लियर हो और आपको लाइफ में इरिटेशन, निगेटिविटी से जितना हो सके बचना चाहिए, और निगेटिव से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। देखिए, और ये एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे को नज़र आया, तो मतलब जस्ट ऐसे ही हम देख रहे थे, एक जगह हमने लव का जो है ना डेफिनेशन देखा, कहीं पे लिखा हुआ था कि LOVE, L का मतलब होता है लॉस ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की समाप्ति, जीवन का ख़त्म। उसके बाद O का मतलब है ओशियन ऑफ सोरो, मतलब दुख का सागर। V का मतलब है वैली ऑफ डेथ, मृत्यु का घाटी। और E का मतलब एंड ऑफ लाइफ। बड़ा देखिए, आप थोड़ा देर के लिए मैं एक बात बताता हूँ, आप इसके सारे वर्ड को गौर से देखिए। LOVE सारे का जो मीनिंग है बिल्कुल खतरनाक है। एक भी वर्ड में आपको कहीं भी पॉजिटिविटी दिख रहा है? कहीं भी दिख रहा है? नहीं। मतलब जब आप इसका एनालिसिस करोगे तो ऐसा लगेगा कि बाप रे बाप, ये कौन वर्ड है कि मतलब ये चीज़ ऐसा दिखाया गया है ना। मतलब जो लोग भी इसका फुल फॉर्म बनाए हैं वो कितना बेवकूफ़ है, कितना गधा है, मैं यही वर्ड यूज़ करना चाहता हूँ। देखो, एक्को को वर्ड में पॉजिटिविटी है। और आप ये बताओ कि लव के बिना संसार चलेगा? क्या हम अपने माँ बाप से प्यार नहीं करते हैं? क्या हम भगवान से प्यार नहीं करते हैं? क्या हम नेचर से प्यार नहीं करते हैं? क्या हम फॉरेस्ट से प्यार नहीं करते हैं? नदी, झरना, इस नेचर में, इस यूनिवर्स में जितने भी चीज़ हैं, एक इंसान को नेचर के हर एक चीज़ से मोहब्बत है। आप मान के चलो कहीं टूरिस्ट प्लेस पे जाते हो, कोई फॉरेस्ट आपको बहुत अच्छा लगने लगता है, तो क्या होता है, उसके प्रति आपके दिल में स्नेह पैदा होने लगता है। कुछ जानवर ही आप ऐसे देखते हो, जैसे कितने लोग डॉग, आज बहुत अच्छे अच्छे पालतू डॉग होते हैं जो बहुत महंगे रेट में मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगता है, लोगों को पसंद है, लोगों को रखना अच्छा लगता है, इसलिए तो उसको पालते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके प्रति क्या होता है, एक अफेक्शन होता है, एक लव होता है। तो क्या लव यही चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है? जो लोगों ने इस तरह का फुल फॉर्म बनाया है, आप बताइए कि उसकी मानसिकता कैसा है? कहीं ना कहीं ये क्या है, इसको बदनाम कर। देखिए, अब L है, L का मतलब है लॉस ऑफ लाइफ, हम चाहे तो इसको कह देंगे लॉन्ग लाइफ। तो किसी वर्ड का मीनिंग बनाना तो इंसान के हाथ में है। आप उसको नेगेटिव भी डाल सकते हो, पॉजिटिव में भी डाल सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो इसलिए मैं इसको बायकाट करता हूँ। मेरे हिसाब से जो है ये बिल्कुल गलत चीज़ है, इसको नहीं होना चाहिए। ये जो मीनिंग जिन लोगों ने भी इसका मीनिंग इस तरह से बनाया है वो सरेआम गलत है, और इसको मैं अवॉइड करता हूँ। सॉरी फॉर डैट वन, ये बिल्कुल ही बेकार चीज़ है। क्योंकि देखिए, लव का मतलब क्या होता है यार? दुनिया में हर इंसान हर एक से लव करता है, माँ बाप से लव करता है, भाई बहन से लव करता है। आप एक बात बताइए, भगवान श्री कृष्ण भी किससे लव किए थे? राधा से। राधा से प्यार किए थे कि नहीं कहता? राधा भी भगवान श्री कृष्ण, क्या हम गॉड से प्यार नहीं करते हैं? तो प्यार का मतलब क्या है? ये झूठ मूठ का कुछ से कुछ इसका मीनिंग निकाल देना मेरे नज़र में गया था। देखिए, ऐसा ये बताने का मेरा कोई यहाँ पे मोटो नहीं था, मैंने इसका मीनिंग देखा था तो मुझे लगा यार क्या मतलब है इसका, इतना गंदा मीनिंग निकालना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ कि कोई वर्ड का जो मीनिंग होता है ना, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उस वर्ड को कैसे लेते हो। ठीक है, तो वो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। देखिए, इसका मीनिंग कितना खतरनाक है। एक भी वर्ड यहाँ पे पॉजिटिविटी को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, एकदम बिल्कुल टेंशन ही टेंशन दे रहा है। तो ऐसा मीनिंग निकालने से क्या फ़ायदा? मीनिंग तो हमारे हाथ में कि हम इसका क्या मीनिंग निकाल दें। ठीक है, अब देखिए एक वर्ड है यहाँ पे टीम, यहीं पे देखिए, अब इसका भी कुछ मीनिंग हो सकता है, लेकिन ये भी मैं कहीं पे देखा हूँ,
ऐसा नहीं कि मुझे कोई सपना आता है, ये भी वर्ड मैंने कहीं पे देखा हूँ। देखिए इसका कितना अच्छा मीनिंग निकला है। टी का मतलब होता है टुगेदर, ई का मतलब होता है एवरीवन, ए का मतलब होता है अचीव, एम का मतलब मोर। यानी कि इससे बड़ा एक अच्छा मैसेज जाता है कि इंसान को हमेशा जिंदगी में टीम वर्क करना चाहिए। देखिए कोई फैमिली अगर कंबाइंड है और मिल करके काम करता है तो वो फैमिली का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, विकास करता है, लाइफ में तरक्की करता है, वो फैमिली का ग्रोथ होता है। तो जैसे आजकल देखिएगा किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कॉर्पोरेट में जाओगे ना, तो टीम वर्क पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। क्यों टीम वर्क पे स्ट्रेस दिया जाता है? क्योंकि अगर आप एक टीम वर्क कर रहे हो किसी प्रोजेक्ट को, देखो जैसे कोई भी प्रोजेक्ट है तो अकेला एक इंसान उस प्रोजेक्ट को तो डील नहीं कर रहा है, उसमें कुछ लोग हैं। जैसे मान के चलिए हम इंजीनियर हैं तो हमारे नीचे क्या है? सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर के नीचे क्या है? वर्कर है। तो आप ये बताइए, ये कहीं ना कहीं एक पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग एक टीम बना, तो ये टीम में क्या है? हर इंसान अगर मिल के करेगा तो हर इंसान, जैसा कि मीनिंग भी दिखाया गया है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। अगर हम एक साथ टीम का एनालिसिस करें तो इसका मतलब होता है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। यानी कि अगर हम टीम वर्क करेंगे तो टीम में जितने भी लोग होगा डेफिनेटली हर इंसान को कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन अगर हम अकेला किसी चीज़ को करने के लिए चाहेंगे तो हो सकता है उसमें हम सक्सेस पाएं, हो सकता है नहीं भी पाएं। तो मोस्टली केसेस में होता है कि फेल्योर ही इंसान को हाथ लगता है। लेकिन अगर आप वहीं पे लाइफ में टीम वर्क करते हो तो डेफिनेटली अगर कुछ नहीं तो हर इंसान को कुछ ना कुछ तो मिलेगा। इसलिए जितने भी कॉर्पोरेट है वहाँ पे टीम वर्क पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। आप देखिएगा कंपनी में जब जाइएगा इंटरव्यू के लिए तो उसमें एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रुप डिस्कशन। और मैं समझता हूँ ग्रुप डिस्कशन को बहुत ज़्यादा वेटेज दिया जाता है इंटरव्यू के अंदर। यानी कि जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें एक जीडी का डेट मीन्स ग्रुप डिस्कशन का सेशन होता है, इसमें इसका बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। और ग्रुप डिस्कशन जो होता है उसमें क्या होता है? कहीं ना कहीं एक डिबेट है। जैसे टीवी पे देखते हो ना नेता लोग जो डिबेट करता है, उसी तरह का ये डिबेट होता है। कुछ लोग मेरिट भी बताते हैं, कुछ किसी चीज़ का डिमेरिट भी बताते हैं। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जीवन में बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे जिसका मीनिंग गलत भी है और मीनिंग सही भी है। डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से अपने अंदर एडॉप्ट कर रहे हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये लव जो है ये बहुत ही पवित्र चीज़ है, अच्छा चीज़ है। लव का मतलब ऐसा नहीं होता है कि जैसा यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, लव बिल्कुल अलग चीज़ है। लव को हमें हमेशा पॉजिटिविटी में देखना चाहिए, सकारात्मक सोच के साथ देखना चाहिए। ये एक पवित्र चीज़ है। और लव क्या होता है? एक एहसास है। हम जैसे अपने माँ बाप से लव करते हैं, ठीक है, नेचर के हर एक चीज़ से हम लव करते हैं, गॉड से लव करते हैं, एक अच्छे इंसान से लव करते हैं। तो लव का मतलब क्या हो गया? कहीं ना कहीं हमें उसके प्रति क्या है? स्नेह है, डेट मीन्स श्रद्धा है। तो लव को अगर देखा जाए तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, श्रद्धा है। ये क्या है? किसी चीज़ के प्रति श्रद्धा है, स्नेह है, समर्पण है। आप कई मायने में इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो लव जो होता है, अगर ये लव को हटा दिया जाए तो मैं समझता हूँ ये संसार में कुछ चीज़ टिकेगा नहीं। ये संसार का जो स्तंभ है ना, अगर देखा जाए तो इस संसार को, सृष्टि में जितने भी चीज़ है, हर चीज़ को बांधने का, एक सूत्र में बांधने का जो चीज़ है ना, वो यही है लव। अगर प्यार को हटा दिया जाए ना तो संसार में कोई भी चीज़ बंध नहीं पाएगा। तो ये प्यार एक ऐसा चीज़ है जो कि मतलब प्यार एक ऐसा धागा है, इसके अंदर इतना ताकत होता है कि सृष्टि में जितने भी चीज़ होता है हर चीज़ को एक धागे में क्या कर रखा है? ये बांध रखा है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही पवित्र चीज़ है। इसका इतना गंदा मीनिंग किसी इंसान को नहीं बनाना चाहिए। मैं कहीं पे देखा था इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि अगर आपको ऐसा भी वर्ड, कहीं मतलब जो लोग भी बनाया है उसको पता नहीं कैसे ये सब मीनिंग निकल गया। ठीक है, तो ये टीम का मतलब तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। तो लाइफ में हमेशा कोशिश कीजिएगा टीम वर्क करने का, क्योंकि अगर आप टीम वर्क करोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जहाँ नहीं कुछ मिलेगा वहाँ कुछ तो मिलेगा। तो इसलिए मैं टीम वर्क में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।